हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देखिए फ्रेंड्स, मैं इससे पहले आपको एक चीज बताऊं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्लास मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। उसमें मैंने स्टडी मटेरियल की सारी इलस्ट्रेशंस ली हैं। आईसीआई स्टडी मटेरियल की सारी इलस्ट्रेशंस कवर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली क्लास में। तो आप प्लीज उस क्लास को देख लेना। और इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास भी मिल जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली सबको 12th से करते हैं तो आता होता है। बट फिर भी मैंने इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड का लॉजिक बताया हुआ है। आप लोग कहोगे ही नहीं इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा दो, मैं वो भी करवा दूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास भी है जिसमें सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं। तो मैंने इस वाली वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर नहीं किया है क्योंकि वो ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके पास। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अब उसके अलावा क्या, अगर हम स्टडी मटेरियल के सारे उसको जितने भी इलस्ट्रेशन है सबको कवर कर रहे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लेना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। अब जैसे मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की, तो इस पे AS13 लगता है। तो आप पहले एक काम करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 वाली क्लास देख लेना। क्योंकि मैं अब वापस वो नहीं बता रहा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वहां पर बता रखा है मैंने। मतलब 5-7 मिनट लगेंगे उसके कंसेप्ट समझने में। जैसे कि कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, जितने का परचेज प्राइस है, प्लस आपने अगर कुछ ब्रोकरेज वगैरह दी वो सब ऐड हो जाता है। अगर हम सेल करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट की, तो अगर तब ब्रोकरेज जा रहा है तो वो सेल वाली वैल्यू में से माइनस होगा। भाई अगर 10,000 रुपए की हमारी चीज बिकी, 500 रुपए हमें ब्रोकर को देने पड़े, तो इफेक्टिवली हमारे पास तो 9500 आए ना। वो चीज है। तो उसके आगे का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जरूरत पड़ेगी वो कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बाकी मीनिंग वगैरह मैंने वहां पर ऑलरेडी बता रखा है। तो क्लास को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, तो इसलिए लिखा है, फर्स्ट सी द नोट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट्स पर हम इनकम कमा रहे हैं उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, अगर वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज है जिस पर इनकम फिक्स्ड है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही रेट रहेगा हमेशा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, ये सब। दूसरे होती है कैटेगरी वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, मतलब जिस जैसे इक्विटी शेयर्स जिस पर हमें डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड कंपनी हर साल डिक्लेयर करेगी कि इस बार इतना देंगे या इस बार नहीं देंगे। ये सब चीजें, ये किस में कवर हो गया, वेरिएबल इनकम में। समझ में आया। तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए, इनकम पर्टेनिंग टू द पीरियड up to the date of purchase should not be taken to P&L account. Therefore, while purchasing it, following treatment is done. देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो उस, जैसे अगर एक कंपनी इंटरेस्ट पे करती है 30 जून और 31 दिसंबर को, ठीक है, 30 जून 31 दिसंबर को। अब अगर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को परचेज करी, उस जिससे भी खरीदा उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30 जून को। उसके बाद पूरा जुलाई, अगस्त, 2 महीने उसी के पास रहे डिबेंचर्स। ठीक है, हम कब खरीद रहे हैं, 1 सितंबर को, तो जुलाई अगस्त तो उसका है। अब जब 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्या कायदे से 2 महीने का इंटरेस्ट उसको नहीं मिलना चाहिए, हमें तो 4 महीने का ही मिलना चाहिए ना बस, क्योंकि 4 महीने हमारे पास रह रही है सेट। इस वजह से हम खरीदते वक्त ही उसको इंटरेस्ट पे कर देते हैं 2 महीने का। समझ में आ गया। तो 2 महीने का कि भैया ये पीरियड तुम्हारा है, ये तुम इनकम पकड़ो, ये उसको हम 2 महीने का दे देंगे। अब ये देखने वाली बात है कि क्वेश्चन में आपको एक्स इंटरेस्ट लिखा है या कम इंटरेस्ट लिखा है। एक्स मतलब एक्सक्लूडेड है, तो आपको अलग से कैलकुलेट करना है। और अगर कम इंटरेस्ट है तो इसका मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट भी आ गया, तो वो आपको कैलकुलेट करके माइनस करना है। कम में माइनस करना है, एक्स में माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो अलग से है, एक्सक्लूडेड है एक्स मतलब। ठीक है। तो देखिए कैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होएगा। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट इज पेड सेपरेटली, सेपरेटली पे होता है इंटरेस्ट। क्या एंट्री बनेगी, एंट्री तो वैसे दोनों में सेम ही बनेगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, खरीदा हमने, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, जो प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है वही आ जाएगा सीधा, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसमें एक्सक्लूडेड है, तो वही वाला प्राइस लिख दो। इंटरेस्ट आप निकाल लो, जैसे इस अपने केस में 2 महीने का इंटरेस्ट उसको देना है टू बैंक अकाउंट।
लेकिन अगर कम इंटरेस्ट होता है, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट उसी के अंदर आ गया, तो वो आपको कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा, तब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकलेगी। इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे, जितना भी प्राइस पे किया माइनस इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन से और क्लियर होएगा। दूसरी कैटेगरी आती है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। अब वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 महीने का तुम पकड़ो, 4 महीने, क्योंकि यही नहीं पता कंपनी कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कितना डिविडेंड हमें मिलने वाला है। तो इसमें ये सारा कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, जब हमें डिविडेंड कंपनी से मिलेगा, और वो डिविडेंड, क्योंकि अब शेयर्स हमने खरीद लिए तो डिविडेंड हमें ही मिलेगा, क्योंकि वो तो होल्डर देखेंगे किसके पास है। तो वो जब डिविडेंड हमें मिलेगा, तो हमें ये देखना है ये कौन से साल से पर्टेन कर रहा है। अगर ये डिविडेंड उस पीरियड से पर्टेन कर रहा है जब हमारे पास शेयर्स थे ही नहीं, तो क्या वो हमें इनकम में लिखना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट मिल गया, वो डिविडेंड मिल गया? वो हमारी इनकम कैसे हो सकती है जब शेयर्स ही हमारे पास नहीं थे? तो फिर करें क्या? तो उतने वैल्यू से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर दो आप। जितना भी डिविडेंड हमें मिल रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दो। आप ये समझ लो जैसे 10,000 के की इन्वेस्टमेंट आप खरीद के लाए, बाद में डिविडेंड मिल गया 1,000 रुपए का, और ये इस बार का नहीं है, पिछले साल का, जब शेयर्स हमारे पास थे ही नहीं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ही हमें 9,000 की पड़ गई, फ्री में पैसा आ गया 1,000 रुपए। तो वही चीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। और लेकिन जो डिविडेंड मिल रहा है हमें आगे के पीरियड का, जब हमने शेयर्स खरीद लिए उसके बाद के पीरियड का, तो फिर तो वो हमारी इनकम है, वो P&L में जाएगा। तो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड until a right to receive payment is established. Therefore, when the dividend is received, following treatment is done. Bank account debit, total dividend to investment. To investment ये किस पीरियड से पर्टेन कर रहा है? डिविडेंड फॉर द पीरियड इन्वेस्टर डिड नॉट होल्ड द शेयर। टू डिविडेंड, डिविडेंड फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, एक्वायर करने के बाद का डिविडेंड, वो डिविडेंड में जाएगा, वो P&L में बाद में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट बात आती है राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स, राइट वाले चैप्टर में बताया था राइट शेयर्स क्या होते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देना कि आप शेयर्स में सब्सक्राइब कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, और किसी और के फेवर में रेनाउंस भी कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब उसमें आप कमा सकते हो कि आप अगर 1,500 रुपए का शेयर है, कम आपको कंपनी 1,100 रुपए में दे रही है, मार्केट में 1,500 का चल रहा है, हमें 1,100 का मिल रहा है, तो हम किसी और को रेनाउंस कर सकते हैं 200 रुपए पर शेयर पे। उसको तो अभी भी फायदा ही है, 1,100 रुपए कंपनी को देगा, 200 हमें थी, 1,300 का ही पड़ा, मार्केट में 1,500 का मिल रहा है। तो राइट शेयर्स इफ सब्सक्राइब, अगर हमने सब्सक्राइब कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई बस। कॉस्ट इज एडेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग। इफ रेनाउंस्ड इन फेवर ऑफ अदर्स, जो भी प्रोसीड्स आ रही है टेकन टू P&L, अगर हमने किसी और को रेनाउंस कर दिया तो वो जो 200 रुपए हमें मिले, वो 200 रुपए हम P&L में ले जाएंगे। इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी कम राइट बेसिस पर, मतलब राइट का ऑप्शन अभी अवेलेबल था, और राइट्स इशू होने के बाद मार्केट प्राइस फॉल कर गई, ठीक है, क्योंकि मैंने ये राइट वाले चैप्टर में भी बताया था कि डिमांड वहीं की वहीं है, एकदम सप्लाई बढ़ जाए तो मार्केट प्राइस डाउन हो सकता है। तो मार्केट प्राइस अगर डाउन हो जाए उसके जस्ट बाद, तो जितनी भी आपको रेनाउंस करने से प्रोसीड्स मिली, जो आपने 200 रुपए जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो रेनाउंस करने से जो प्रोसीड्स मिली, तो उसको P&L में ना ले जाकर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से कम भी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू गिर गई मार्केट में, तो आप वहां से भी डिडक्ट कर सकते हो। तो वही एक्सेप्शन लिखा है, व्हेन इन्वेस्टमेंट आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर एक्स राइट इज रिड्यूस्ड, इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू में बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स। ठीक है, लेकिन रिनाउंस करने के करा है तभी, अगर हमने ही एक्वायर कर लिया था तो कम क्या करेंगे, हम तो वैसे भी वैल्यू बढ़ानी ही है ना, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी हमारी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जब भी डिस्पोजल होगा तो सेल और कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा, प्रॉफिट या लॉस, तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा? P&L में। ठीक है, ऑन डिस्पोजल, डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसेस
अब डिस्पोजल प्रोसीड्स क्या रहे, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। अभी भी बताया था कि सेल करा अगर ब्रोकरेज हमने दी तो वो माइनस करेंगे ना सेल वैल्यू में से, तभी तो इफेक्टिवली कितनी सेल हुई वो निकल के आएगी। इज रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। अब इसमें एक चीज आती है कि जैसे अगर हमारे पास पहले 500 डिबेंचर्स थे, ठीक है, सबसे पहले 500 डिबेंचर्स थे साल के शुरू में, 200 और एक्वायर कर लिए हमने किसी रेट पर, अब टोटल 700 हो गए। इनमें से हम 300 डिबेंचर्स को बेच रहे हैं, तो जो 300 डिबेंचर्स बेच रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस तो तब निकालेंगे पहले, ठीक है, सेल वैल्यू तो दे रखी है, बट कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट आपको या तो फीफो बेसिस पर या एवरेज कॉस्ट बेसिस पर निकालनी होती है। तो हम जनरली एवरेज कॉस्ट मेथड को फॉलो करते हैं कि जैसे 500 की कितनी थी और 200 की कितनी थी, उन दोनों टोटल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को ऐड कर लो, वो टोटल कॉस्ट कितनों की आ गई, 700 की, इनटू हम कितनों की निकाल रहे हैं, 300 की, यूनिटरी मेथड, ठीक है, वो दोनों को मिलाकर डिवाइडेड बाय 700 इंटू 300, तो 300 डिबेंचर्स की कॉस्ट आ गई, उसको सेल वैल्यू से कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे, ठीक है। लास्ट है, इफ सेल प्रोसीड्स आर ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस। सेल प्रोसीड्स में भी ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जब हम उसको अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो हम अगर हमें 30 जून को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, हम बेच रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हमारे पास रहे ना वो, तो उसका इंटरेस्ट तो हमें मिलना चाहिए, तो हम उससे ले लेंगे पहले, ठीक है। तो अगर वो कम इंटरेस्ट बेसिस पर है, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली, और अगर एक्स इंटरेस्ट है तो फिर तो अलग ही है ऑलरेडी, बस कैलकुलेट करना है आपको। समझ में आ गया? आइए इसकी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं स्टडी मटेरियल में से, पेज नंबर 9.25 पर इलस्ट्रेशन 10th दे रखी है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स made the following investment in the year 2021-22. 12% state government bonds having nominal value ₹100। फेस वैल्यू कितनी है उन बॉन्ड्स की, 100 रुपए की, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है हमें, 12% का, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग बैलेंस से 1200 बॉन्ड्स का बुक वैल्यू ₹1,26,000, 1,26,000 बुक वैल्यू है, मतलब हमने पहले से एक्वायर कर रखे हैं, तो ये तो बैलेंस बीडी आ जाएगा। देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें इंटरेस्ट का भी कॉलम खोलते हैं, नंबर का भी कॉलम खोलते हैं, ऑल्दो इन्वेस्टमेंट असेट है और इंटरेस्ट इनकम है माना, लेकिन इसलिए खोल लेते हैं, कंट्रोल रहता है बेटर। इंटरेस्ट को अभी भी P&L में ही ट्रांसफर करेंगे और इन्वेस्टमेंट को अभी भी एसेट ही बनाएंगे, लेकिन वो कॉलम खोलने से कंट्रोल बेटर रहता है। जैसे कैश बुक बनाते हैं ना, कैश बैंक साथ साथ चलाते हैं, वैसे यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट में नंबर, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है वो एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, कॉलमनर फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखा है ओपनिंग बैलेंस है इनका 1,26,000 का, वैसे तो 1200 बॉन्ड्स है, लेकिन हमारी कितनी वैल्यू लगी हुई है उसको खरीदने में, 1,26,000 रुपए, तो ये टू बैलेंस बीडी है 1 अप्रैल 2021 का। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, क्या, अच्छा इन तीनों पॉइंट के बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। 31 दिसंबर को आखिरी इंटरेस्ट हमें मिला था, हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को, 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, एक्रू तो हो गया ना, 3 महीने तो बीत गए, जनवरी फरवरी मार्च, तो हमने पिछले साल उसको एक्रू कर दिया होगा, इंटरेस्ट को इनकम बनाई होगी, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जब इस साल आएंगे हम लोग, तो इस साल उसको रिवर्स करते हैं एंट्री को, क्योंकि अब हमें रिसीव होगा 6 महीने का इंटरेस्ट, तो उसमें 3 महीने पुराने होंगे, 3 महीने नए के होंगे। वो रिवर्स क्यों मारते हैं, वो रिवर्स इसीलिए करते हैं क्योंकि अब इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, जिसमें से कि 3 महीने पुराने, 3 महीने अब के, तो इफेक्टिवली इस साल तो 3 महीने वाला ही जाना चाहिए इंटरेस्ट, है ना, इसलिए पुराने को रिवर्स कर दो और नए 6 महीने को लिखते हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्या फिर से बताता हूँ, देखो 1,26,000 का ओपनिंग बैलेंस है, अब इन है कितने ये डिबेंचर्स, 1200 बॉन्ड्स है, तो 1200 बॉन्ड्स जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की, इस पर पिछले 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू करा होगा हमने पिछली बुक्स में, तो वो यहाँ पर फिर से ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर लिखा है टू ओपनिंग 1,26,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाई देगा, 1 अप्रैल 2021 1,26,000 रुपए तो अमाउंट में आ गया, इंटरेस्ट कितना आया 3,600, कैसे निकाला हुआ है ये, 1200 बॉन्ड्स
इंटू 100 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12% इंटू कितने मंथ्स का 3 मंथ्स का 3/12। ठीक है, 1200 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12। समझ में आ गई आपको ये बात। अब इसके बाद 2 मई 2021 को इन्होंने बॉन्ड्स फिर से परचेज करे एट द रेट ऑफ 100 कम इंटरेस्ट। 2 मई 2021 को फिर बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं 100 रुपीज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट इसी में इंक्लूडेड है, तो निकाल कर माइनस करना पड़ेगा, तब दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है 2000 इंटू 100 है। इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन देखते हैं। जब हम किसी से 2 मई को खरीदेंगे उसको लास्ट में इंटरेस्ट कब मिला होगा 31 दिसंबर को। जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने का इंटरेस्ट का हक तो उसका बनता है, तो उसको इंटरेस्ट दिया है हमने। कैसे निकालेंगे 2000 बॉन्ड है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही होता है। ठीक है, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 2000 इंटू एक एक कितने का था 100 रुपए का इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 4/12। ये निकाला, ये हम माइनस कर देंगे 2000 इंटू 100 में से, क्योंकि 2000 इंटू 100 जो हम दे के आए वैल्यू उसमें ये भी इंक्लूडेड है। ये माइनस कर दो तो दोनों की वैल्यू अलग अलग निकल कर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप देखिए वर्किंग नोट 8 में ये कर दिखा रखा है इन लोगों ने। 2000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 4/12 8000 रुपए हो गए। 2000 इंटू 100 में पूरी वैल्यू है, माइनस कर दिया 8000, वैल्यू बच गई 1,92,000। तो देखिए 2 मई टू बैंक अकाउंट 8000 रुपए लिखा इंटरेस्ट में और 1,92,000 आ गया अमाउंट के कॉलम में। अब इसमें नेक्स्ट देखिए 30 सितंबर की ट्रांजैक्शन दे रखी है। वैसे ट्रांजैक्शन तो 30 सितंबर की दे रखी है, लेकिन उसके नीचे एक चीज है ना कि हमें इंटरेस्ट 30 जून और 31 दिसंबर को मिलता है। तो अब 30 जून आ गई, 2 मई के बाद पहले तो 30 जून आएगी, फिर 30 सितंबर आएगी, तो 30 जून को इंटरेस्ट रिसीव करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में क्रेडिट होगा बाय बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर्स पर मिलेगा, ठीक है 1200 पहले थे, 2000 और खरीदे थे, 3200 पे मिलेगा हमें। 3200 इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू है, 12% 6 महीने का। ठीक है, कंपनी जिसने ये बॉन्ड्स को इशू कर रखा है उनसे तो पूरे 6 महीने का ही आएगा। वो तो हम आपस में एक दूसरे से एडजस्टमेंट करेंगे, खरीदने बेचने वाला, कि 3 महीने तेरे पास रहे, 2 महीने मेरे पास रहे, तो हम आपस में एडजस्ट करेंगे। उनको थोड़ी ना इतना हिसाब देखना है, फिर तो कंपनी यही करती रह जाएगी। वो तो 6-6 महीने का इंटरेस्ट भाई किसके पास से लास्ट में डिबेंचर या बॉन्ड उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हमें रिसीव होगा 3200 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12 बाय बैंक अकाउंट करके हमें इंटरेस्ट आ गया 19,200 रुपए का। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर 2021 को हमने 1500 बॉन्ड्स बेचे एट 105x इंटरेस्ट। अब हम बेच रहे हैं तो हम इंटरेस्ट लेंगे सामने वाले से। आखिरी इंटरेस्ट हमें कब मिला हुआ है 30 जून। 30 सितंबर को बेच रहे हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने भी तो बॉन्ड्स हमारे पास ही थे, तो इस 3 महीने के इंटरेस्ट के हकदार हम हैं। तो 1500 इंटू 100 इंटू कितने परसेंट है 12% इंटू 3/12, ये इंटरेस्ट हम उसके साथ रिसीव करेंगे। एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इसमें एक्सक्लूडेड है तो अलग से मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात सेल वैल्यू कितनी है 1500 इंटू 105, ये सेल प्रोसीड्स है। कॉस्ट से कंपेयर करो, कॉस्ट कैसे निकाले, एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चलो 1,26,000 रुपए साल के शुरू में थे, जिन कितने बॉन्ड्स की वैल्यू है ये 1200, और कितने खरीदे 1,92,000, कितने बॉन्ड्स की वैल्यू है ये 2000, तो 1,26,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3200 बॉन्ड्स, एक एक बॉन्ड की वैल्यू आ गई, इनटू कितने बेच रहे हैं हम 1500, तो 1500 बॉन्ड्स की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। इसको सेल प्रोसीड से कंपेयर कर लो, प्रॉफिट लॉस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया, ये दोनों चीजें होंगी, ये इन्होंने हमें कर दिखा रखी होगी वर्किंग नोट 1 और 9 में। तो वर्किंग नोट 1 में सेल प्रोसीड्स माइनस एवरेज कॉस्ट ये निकाल रखा है, और 9th में इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स निकाल कर दिखा रखा है। समझ में आ गया। तो इनको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो P&L में क्रेडिट होगा। ठीक है,
तो देखिए प्रॉफिट को दिखाया 30 सितंबर टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट कितने का था 8437.50, ठीक है। सामने 30 सितंबर बेचते हुए 4500 तो इंटरेस्ट मिलेगा और 157,500 ये सेल प्रोसीड्स है। अलग है इंटरेस्ट, माइनस माइनस नहीं करना है, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडेड है। समझ में आया ये आप लोगों को। अब क्या करेंगे, 31 दिसंबर को हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। अब कितने डिबेंचर्स बॉन्ड्स पर मिलेगा, 3200 बॉन्ड्स पहले थे, 1500 हमने बेच दिए, तो 1700 बॉन्ड्स हमारे पास है, 1700 बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट 1700 इंटू 100 इंटू 12/100 इंटू 6/12। मैंने कहा ना वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि किसके पास कितना, वो सीधा आपको देंगे। ये इंटरेस्ट हमें मिल गया 10,200 का, ठीक है। अब साल को क्लोज करते हैं। साल को क्लोज करते वक्त बैलेंस सीडी निकालना होगा। बैलेंस सीडी भी एवरेज कॉस्ट फॉर्मूले से, भाई 1,26,000 प्लस 1,92,000, 3,200 बॉन्ड्स की वैल्यू थी, अब कितने बच गए 1700, इंटू 1700 कर दो, जैसे पहले इंटू 1500 किया था। इंटू 1700 करा तो बॉन्ड की क्लोजिंग वैल्यू आ गई बाय बैलेंस सीडी। इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा क्योंकि 31 दिसंबर तक का मिला तो हुआ है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च इसी साल से पर्टेन कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट अक्रू कर दो 1700 बॉन्ड्स पर, ठीक है। 1700 इंटू 100 इंटू 12/100 इंटू 3/12, वो इंटरेस्ट अक्रू कर दिया, तो 1700, 5100 और 168,937.50 ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। साल के एंड में अब नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस सारे वो पी एंड एल में ट्रांसफर होते हैं ना, तो ये पूरा इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस थोड़ी ना निकलेगा, फिर इंटरेस्ट का जितना भी बैलेंस है पूरा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल में। तो वो टू पी एंड एल करके इंटरेस्ट 27,400, तो इफेक्टिवली 27,400 का इंटरेस्ट हमें अर्न किया, ठीक है, इस बॉन्ड से, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड से। आई बात आप लोगों को समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्विटी शेयर्स को। इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 15 अप्रैल 2021। अच्छा, इसमें एक चीज बताऊं, मैंने आपको कहा कि नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट को क्लोज तो करा और पूरा ट्रांसफर कर दिया, बट फिर जब ओपनिंग लिखा था हमने टू ओपनिंग, तो वहां पर इंटरेस्ट क्यों लिखा था, वो अक्रूड इंटरेस्ट था, ठीक है, वो अक्रूड इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट तो क्लोज करके पीएनएल में लेके जाना ही है, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट तो खड़ा रहेगा ना। मैंने कहा ना एंट्री उल्टी कर देते हैं अगले साल, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट। पिछले साल तो इनकम में बना ही दिया था उसको, लेकिन इस बार इसलिए उल्टा करना पड़ेगा, या फिर उल्टा मत करो, इस बार फिर सिर्फ 3 महीने का लिखना इंटरेस्ट। जब आपको 30 जून को इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो सिर्फ 3 महीने का लिखना, वो भी ठीक है, बट उल्टा करके कन्वीनियंट हो जाता है कि पुराना उल्टा करो, अब 6 महीने का इनकम बना देंगे, तो इफेक्टिवली 3 महीने का ही रह जाता है। समझ में आ रही है ना बात। अब इक्विटी शेयर्स है एक्स लिमिटेड के, 15 अप्रैल 2021 को परचेज 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹200 ऑन कम राइट बेसिस, ठीक है, कम राइट बेसिस पर, इस पे राइट का ऑप्शन भी मिलेगा आगे। 5,000 इक्विटी शेयर्स 200 रुपए पे, ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑन कम राइट प्राइस वॉज पेड इन एडिशन। नॉमिनल वैल्यू वैसे शेयर्स की 10 रुपए। नॉमिनल वैल्यू तो तब काम आएगी जब डिविडेंड विविडेंड मिल रहा हो, वरना हम तो कितने की इन्वेस्टमेंट की है वही लिखेंगे अपनी बुक्स में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दो, कितने से 5,000 इंटू 200, जो भी वैल्यू आए 10 लाख रुपए आ गई, प्लस 1%, क्योंकि ब्रोकरेज दिए तो वो एक्स्ट्रा गई है, तो 10,10,000 रुपए का हो गया। समझ में आ गया। ये ज्यादा सिंपल होता है क्योंकि डिविडेंड तो हम कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते, कितना मिलेगा सामने से वही देखना जाए। तो 3 जून 2021 द कंपनी अनाउंस्ड अ बोनस इश्यू ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हर 5 शेयर पर 2-2 शेयर बोनस मिलेगा, जिसके लिए हमें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बस शेयर्स आकर रख देंगे हमारे पास। तो इससे हुआ क्या, कोई वैल्यू तो दी नहीं, तो हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में तो कुछ कर नहीं सकते, इसकी कोई एंट्री तो पास होगी ही नहीं, बस शेयर्स आएंगे हमारे पास फिजिकली। बट ये जरूर है कि शेयर्स बढ़ गए तो नंबर वाले कॉलम में शेयर्स बढ़ा दो टू बोनस इशू। समझ में आया। बाकी फाइनेंशियल इंपैक्ट फिलहाल नहीं है, बेचोगे तो फायदा होगा, वो एक अलग चीज है। टू बोनस इशू 3 जून को 2000 कर दिया, ठीक है। 16 अगस्त 2021 को द
द कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड एट 250 पर शेयर. द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल बाय 31 अगस्त 2021. ठीक है, और 22 अगस्त 2021 को क्या लिखा है? राइट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वॉज सोल्ड फॉर ₹60. 20% के राइट्स तो हमने 60 रुपए में बेच दिए. हमारे पास वैसे राइट शेयर्स के लिए आएगा कितना? 2000 प्लस 5000 प्लस 2000, 7000 हमारे पे हैं. हर 7 शेयर पर एक शेयर, तो 1000 शेयर्स हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हम 1000 शेयर्स को राइट शेयर्स में ले सकते थे. लेकिन हमने 1000 में से 20% तो बेचे, रेनाउंस कर दिया. हमने खरीदे ही नहीं, मतलब हमने आगे भेज दिया ये राइट किसी और को. तो 200 शेयर्स का राइट बेचा इंटू 60, 200 इंटू 60, ये पूरी हमारी इनकम हो गई, सीधा P&L में चला जाएगा. ठीक है. द रिमेनिंग राइट्स वर सब्सक्राइब. 1000 में से 200 नहीं सब्सक्राइब की, 800 तो करें. 800 कितने रुपए का कह रहे हैं? 250 रुपए का मिल रहा है. 800 इंटू 250 कर दो, ये आप खुद खरीद रहे हो. इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो रहा है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट 11 लिखा भी 800, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का टोटल. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है 2 सितंबर 2021. डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज रिसीव्ड ऑन 16/9/2021. डिविडेंड मिला है 15% का. कब का? पिछले साल का. पिछले साल हमारे पास शेयर थे ही नहीं, बट हम लास्ट होल्डर हैं तो हमें ही मिलेगा पैसा तो, बट हम थे नहीं. तो क्या इसको P&L में ले जाना ठीक है इस डिविडेंड को? नहीं. मैंने कंसेप्ट में बताया था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दो. ठीक है, लेकिन कितने शेयर्स पर मिलेगा? देखिए, ये बोनस, ये राइट, ये तो अब मिल रहे हैं. ये पिछले साल के शेयर थोड़ी ना है, ये तो कंपनी ने अब दिए हैं. पिछले साल से शेयर्स कितने हैं? 5000, क्योंकि वो तो हमने दूसरे होल्डर से खरीदे होंगे, परचेज करें, कंपनी ने थोड़ी ना इशू करें, IPO थोड़ी ना ये. तो 5000 शेयर्स पर ही मिलेगा डिविडेंड. और वैसे नीचे लिख भी रखा है कि नो डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन बोनस शेयर्स एज बोनस शेयर्स आर डिक्लेयर्ड ऑन 3 जून. और राइट तो उसके भी बाद है. समझ में आया? तो हमें कितने शेयर्स पर मिलेगा? पिछले 5000 शेयर्स पर हमें डिविडेंड मिलेगा, जो हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम कर देंगे, बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे. 5000 इंटू 10 रुपए की फेस वैल्यू है, इंटू 15% मिल जाएगा, तो बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे. समझ में आया? नेक्स्ट 15 दिसंबर 2021 सोल्ड 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 300 ईच. ब्रोकरेज 1% इंकर्ड एक्स्ट्रा. अब ब्रोकरेज दी है, पैसा मिला और ब्रोकरेज दी, तो माइनस करना पड़ेगा, है ना. 3000 इंटू 300 जो आया, उसमें 1% माइनस करके हमें पैसा रिसीव हो जाएगा. समझ में आया? अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो देखिए, 3000 हमारे पास डिवेंड ये शेयर्स हैं कितने? 5000 प्लस 2000 प्लस 800. 5000 पहले थे, 2000 बोनस आया था, और 800 हमने सब्सक्राइब कर लिए थे राइट शेयर्स में. तो हमारे पास 7800 शेयर्स हैं, जिसमें हमारे कितने रुपए खर्च हुए हैं? 10,10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7500, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करी थी. समझ में आया? तो वो देखो यहाँ पर वर्किंग नोट 5 में कर दिखा भी रखा है. 10,10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7500 डिवाइडेड बाय 7800. 5000 प्लस 2000 प्लस 800 इंटू कर दिया 3000, क्योंकि हम लोग 3000 शेयर्स को बेच रहे हैं. कॉस्ट वो निकालिए ना, उसकी कॉस्ट कितनी है एवरेज कॉस्ट फॉर्मूले से, तो वो निकल के आई 4,62,500. सेल में से कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आ गया 4,28,500 का. तो 4,28,500 का प्रॉफिट टू P&L अकाउंट करके हमने यहाँ पर डाल दिया. समझ में आया? टू P&L हो रहा है ना. आप ये मत समझना डेबिट क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कर रहे हैं, P&L तो क्रेडिट ही हो रहा है. आ गई बात समझ में? चलिए, 15 जनवरी 2022 रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड 10% फॉर 21-22. अब आया इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड मतलब इस साल का, ठीक है ना, उसी साल का. उसी साल अगर हम डिक्लेयर और पे कर दें तो वो इंटरिम डिविडेंड है. हाँ, ये हमारा है, इसको पूरा हम P&L में लेके जाएंगे डिविडेंड. ठीक है, कब मिल रहा है ये हमारा? 15 जनवरी 2022 को. हमारे पास डिविडेंड मिलेगा कितने शेयर्स पर? हमारे पास है कितने? 7800 पहले थे, जिसमें से 3000 तो दे ही दिए थे,
तो 4800 शेयर्स पर मिलेगा इंटरिम डिविडेंड। तो देखिए वर्किंग नोट 12 में करके दिखा रखा है, 5000 प्लस 2000 प्लस 800 माइनस 3000, तो 4800 इंटू 10 रुपए का एक 10%, 4800 रुपीज हमें इंटरिम डिविडेंड मिला, जो हमने डिविडेंड में लिख दिया। ये जाएगा लास्ट में P&L में। तो P&L में तो एक बार ही क्रेडिट माइनस डेबिट करके जैसे इंटरेस्ट किया था वैसे ही कर देंगे। ठीक है, लास्ट है 31 मार्च 2022 को, कह रहे द शेयर्स वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एट द रेट ऑफ 220। ये इन्वेस्टमेंट्स हमारी 220 रुपए की कोटेड है। तो AS13 कहता ही है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पर दिखाना ही होता है। तो चेक कर लेते हैं कॉस्ट कितनी है। ये तो मार्केट वैल्यू हो गई। कॉस्ट निकालने के लिए जैसे अभी सेल करते वक्त निकाली थी वैसे ही निकाल लो भाई। 10 लाख 10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7500, ये कितने की थी? ये थी 7800 की, इनटू अब बच कितने गए? 4800। तो उससे कंपेयर कर लो। वर्किंग नोट 6 बना रखा है। वर्किंग नोट 6 में 7,40,000 है कॉस्ट, मार्केट में वैल्यू है इनकी 10,56,000 रुपए की। कौन सा कम है? कॉस्ट ही ठीक है, कॉस्ट ही कम है तो कॉस्ट पर ही इसको शो करेंगे। समझ में आ गया? बाय बैलेंस शीट 7,40,000 रुपए। तो मेरे ख्याल से शेयर्स ज्यादा सिंपल होते हैं क्योंकि इसमें वो इंटरेस्ट की चीज नहीं आती। बट बॉन्ड्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है अक्रू करते वक्त मत भूल जाना। जैसे बैलेंस शीट निकालते वक्त, बैलेंस BD लिखते वक्त, बेचते वक्त, खरीदते वक्त हमेशा इंटरेस्ट का, ठीक है, फैक्टर भी ध्यान में रखना पड़ता है। बट डिविडेंड जब तक खुद ना वो कंपनी डिक्लेयर कर दे तब तक नहीं होता। समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट? ठीक है।